लाइफ में ना कोई मीनिंग है ना कोई पर्पस। लाइफ का मीनिंग और मकसद हम खुद तय करते हैं और हमारे हर एक्शन के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। खुशामदीद अजीज सब्सक्राइबर्स और तमाम लिटरेचर लवर्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एग्जिस्टेंशलिज्म। एक मूवमेंट के तौर पर ये लिटरेचर और फिलॉसफी दोनों से ताल्लुक़ रखता है। एग्जिस्टेंशलिज्म को एक टर्म के रूप में फ्रेंच फिलोसोफर गैब्रियल मार्शल ने मिड 1940s में कॉइन किया था। एग्जिस्टेंशलिज्म इंडिविजुअल की बात करता है, जिसमें कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, उसकी फ्रीडम, उसकी चॉइसेस, इमोशंस और फीलिंग्स सभी आ जाते हैं। इसमें इंसान के एग्जिस्टेंस यानी उसके वजूद से जुड़े सवालों और समस्याओं की बात की जाती है। खुद के वजूद यानी खुद की हस्ती के बारे में इंसान के क्या सवालात हैं, उसकी क्या चिंताएं हैं, उसकी फ़िक्र, उसकी कन्फ्यूज़न और उसके जो भरम हैं, उन सब की इसमें बात की जाती है। सबसे बड़े सवाल जो इंसान को परेशान करते हैं वो यही है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं इस ज़मीन पर क्या कर रहा हूँ, ये दुनिया क्यों बनी है और ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम जी क्यों रहे हैं और जब एक दिन मर ही जाना है तो इतनी भागा दौड़ क्यों कर रहे हैं। और इन भारी भरकम सवालों का जवाब जब इंसान को नहीं मिलता तो वो नाउम्मीद हो जाता है। उसे दुनिया बड़ी अजीब और मीनिंगलेस लगने लगती है, जिसमें ना कोई ऑर्डर है, ना कोई इंसाफ है और ना कोई मीनिंग है और ना कोई इसको चलाने वाला है, इसलिए यहाँ कुछ भी हुए जा रहा है। तो इन सब बातों की वजह से इंसान में एक बेचैनी पैदा होती है, जिसको फ़िलॉसफी में एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ भी पहले से तय नहीं है। एक अननोन, अनजाना डर हर समय हमें रहता है और एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि मौत के बाद क्या है और ज़िंदगी से पहले क्या था, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस दुनिया को बनाया ही क्यों गया है और इन सब का रेलिवेंस क्या है। जैसे कि एक जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर का एक कोट है, वाई आर देयर बीइंग्स एट ऑल इंस्टेड ऑफ नथिंग, कि अस्तित्व है ही क्यों, नथिंगनेस क्यों ना हो। तो इन सब से इंसान में एक डिस्पेयर पैदा होती है, एक निराशा पैदा होती है और उससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। फियर और एंग्स्ट में अंतर होता है। फियर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, किसी कारण से होता है, उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो फियर यानी हमारा डर हट जाएगा। लेकिन एंग्स्ट अलग चीज़ है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद भी आप में ये एक बेचैनी रहती है, वजूद को लेके, एग्जिस्टेंस को लेके, दुनिया को लेके और फ़लसफ़े के बड़े से बड़े सवालों को लेके, जिनका कोई जवाब आज तक किसी को मिल नहीं पाया है। यहाँ तक कि एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट इंसान को खुदकुशी की तरफ ले जाती है। एग्जिस्टेंशलिज्म के साथ सबसे पहले नाम जोड़ता है डेनिश फिलोसोफर सोरेन किर्केगार्ड, जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीश और रशियन नॉवेलिस्ट फ्योडोर दोस्टोव्स्की। इन सब ने रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। रैशनलिज्म यानी लॉजिक और रीज़न ही सुप्रीम है, वही सच है। सारे ज्ञान यानी इल्म का सोर्स लॉजिक और रीज़न ही है। इनका मानना था कि सच्चाई को हम फीलिंग या इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से हर सच्चाई को समझ सकते हैं। 17th सेंचुरी के ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट एक बड़े रेशनलिस्ट माने जाते हैं, जिनकी एक लाइन, एक कोट बड़ा फेमस है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट का मेथड ये था कि हर चीज़ पर, हर बात पे डाउट करो और यहाँ तक डाउट करो जहाँ तक डाउट ख़त्म नहीं हो जाता और आप श्योर नहीं हो जाते किसी बात के बारे में। डेकार्ट का मानना था कि हमारे 5 सेंसेस जिससे हम दुनिया को देखते समझते हैं, वो हमें बहुत बार धोखा दे देते हैं। वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। कई बार आँखों देखी और कानों सुनी बात गलत हो जाती है। कई बार ऐसी चीज़ें हमें दिख जाती है जो हकीकत में नहीं होती है। जो हमारी आँखों के सामने घट रहा है, हो सकता है वो एक सपना हो, क्योंकि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उस वक्त वो भी हमें हकीकत ही लगता है। तो हो सकता है सब झूठ हो, जैसे शंकराचार्य ने भी कहा था कि जगत मिथ्या है। हो सकता है हमारा होना भी एक सपना ही हो। तो इन सब के बारे में सोचते हुए जो सूत्र उनके हाथ लगा
वो था आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मैं हूँ, यानी मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा वजूद एक सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। मैंने अपने वजूद पर डाउट किया और ये डाउट ही इसी बात का सबूत है कि कोई थिंकर तो है, कोई एग्जिस्टेंस, कोई एंटिटी तो है जो सोच रहा है, डाउट कर रहा है। अगर मैं नहीं होता तो मेरे एग्जिस्टेंस पर डाउट कौन कर रहा होता? डाउट कर रहा है, इसका मतलब मैं हूँ। मेरा डाउट करना या मेरा सोचना ही मेरे होने का सबूत है। एग्जिस्टेंशलिज्म की शुरुआत मानी जाती है किरकेगार्ड से, लेकिन इसको मशहूर किया जॉन पॉल सार्त्रे ने। सार्त्रे ने कहा कि सभी एग्जिस्टेंशलिस्ट एक बात पे एग्रीड हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब ये है कि इंसान का वजूद यानी उसका एग्जिस्टेंस पहले आता है और मीनिंग और पर्पस ये बाद की बातें हैं। पहले से कुछ भी तय नहीं है। सबसे पहले इंसान पैदा होता है और उसके बाद वो इसी दुनिया में सब कुछ सीखता है, अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप करता है, अपनी ज़िंदगी में एक मीनिंग और मकसद ढूंढता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि उसकी ज़िंदगी में जो भी होता है, जितने भी एक्शन है, उसका ज़िम्मेदार भी वो खुद ही होगा। वो अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकता। तो इस सिचुएशन में गॉड की भी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इंसान कर रहा है और ज़िम्मेदार भी वो खुद ही है। और इस पॉइंट पर एग्जिस्टेंशलिज्म एथियज़म के बहुत करीब लगता है। एब्सर्डिटी भी एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी का एक हिस्सा है। जैसे कि लाइफ का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी में हम जो कुछ भी बना पाते हैं, मौत उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। हम बाई चांस पैदा होते हैं और बाई चांस ही मर जाते हैं। हालातों पर और बाहरी दुनिया पर भी हमारा कमोबेश कोई कंट्रोल नहीं है। हम एग्जिस्ट करते नहीं हैं, बल्कि हम बस होते हैं। वी डू नॉट एग्जिस्ट, वी जस्ट आर। एग्जिस्ट करने के लिए हमने कुछ किया नहीं है, अचानक हम पाते हैं कि हम हैं। जैसे कि हम सांस ले नहीं रहे होते हैं, बल्कि सांस हमें आ रही है अपने आप। तो एग्जिस्ट करने के बाद इस दुनिया में हमारा वजूद एस्टेब्लिश होने के बाद हमें एक फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है और फिर उसके साथ ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठानी पड़ती है अपने एक्शंस की, और इन्हीं सब से मिलाकर हमारा एसेंस बनता है, यानी हमारी ज़िंदगी का मतलब या मकसद। और ये सब तभी हो पाता है जब हमारा एग्जिस्टेंस हो। एग्जिस्टेंस के बिना तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सार्त्रे ने कहा है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। और ये फ़िलोसफी ट्रेडिशनल फ़िलोसफी से अलग है। एरिस्टोटल और एक्विनास का मानना था कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। उनको लगता था कि सब कुछ तय करने के बाद हमें बनाया गया है। एग्जिस्टेंशलिज्म में हमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिलती हैं, एक है क्रिश्चियंस और दूसरी है एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिस्ट में कीकेगार्ड और डोस्टोव्स्की का नाम आता है। ये गॉड को रिजेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसको मानते हैं। और इनका लॉजिक ये है कि गॉड के ज़रिए इंसान इस मीनिंगलेस लाइफ में मीनिंग्स ढूंढने की, मीनिंग्स को खोजने की कोशिश करता है। तो गॉड का होना ज़रूरी है, उसका ख्याल का होना ज़रूरी है। और दूसरे हैं एथिस्ट एग्जिस्टेंशलिस्ट, जिसमें सबसे बड़ा नाम फ्रेडरिक नीश का आता है। उसके बाद अल्बर्ट कैमू और बाकी और भी हैं। नीश ने कहा था कि गॉड इज़ डेड एंड मैन इज़ अलोन इन गॉडलेस यूनिवर्स। एग्जिस्टेंशलिस्ट के अनुसार दुनिया अच्छी या बुरी या फिर मोरल या इमोरल नहीं है, बल्कि एमोरल है, या फिर यूँ कहें कि एब्सर्ड है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छे इंसान के साथ बुरा हो या फिर बुरा इंसान ऐश कर रहा हो। यहाँ पे बस हैपनिंग्स हो रही होती हैं, घटनाएं घट रही होती हैं। अच्छी या बुरी, इससे कुदरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा और बुरा हम अपने लिहाज से देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब का एक मशहूर शेर है कि बाजीचा या तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो दुनिया में हर तरह का तमाशा हर वक्त हर किसी के साथ हो रहा होता है, और यही इसकी एब्सर्डिटी का सबूत है। एग्जिस्टेंशलिज्म का सेंटर साइंस
या फिर लॉजिक या फिर आर्ट ना हो के ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एब्सर्ड कंडीशंस पे ये फोकस करती है, जिसमें इंसान की दुख तकलीफ़ और मौत। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये मूवमेंट रेशनलिज्म या पॉजिटिविज्म के रिएक्शन में उभरा था, जो कि ऑर्डर और मीनिंग की बात करता था। कुछ एग्जिस्टेंशलिस्ट राइटर्स डेथ को यानी मौत को सॉल्यूशन मानते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी या पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन मौत हमारे हाथ में है। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे मरना है। और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं भी जिन्होंने सुसाइड की। लिटरेचर और फिलोसफी में एग्जिस्टेंशलिज्म के एक मूवमेंट के तौर पर पनपने के पीछे कुछ कारण भी हैं, जिसमें बड़े कारण हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इंडस्ट्रियलाइजेशन। वर्ल्ड वॉर्स में लोगों ने इतने खून खराबे और मौतें देखी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आदमी को मशीन बनते हुए देखा कि वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है। उसकी एक बोरिंग और रूटीन लाइफ हो गई है। सुबह उठता है, काम पे जाता है, आता है और सो जाता है, और उसके बाद ऐसे ही उसकी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाती। तो इंसान ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ यही करने के लिए इंसान पैदा हुआ है, या फिर ज़िंदगी का कोई मतलब भी है, इसमें कोई मीनिंग भी है? वर्ल्ड वॉर्स के कारण इंसान में डर और खौफ पैदा हुआ, एलियनेशन की फीलिंग पैदा हुई। इस डर और अकेलेपन को हम उस दौर की लिटरेचर में देख सकते हैं। फ्रेंच काफ्का का एक नॉवल है मेटामॉर्फोसिस। उसमें हम देखते हैं कि एक इंसान रातों रात एक इंसेक्ट में बदल जाता है, और फिर वो कैसे मेन बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है। काफ्का की द ट्रायल और द कासल, ये दोनों रचनाएं भी इंसान की होपलेसनेस और एब्सर्डिटी को बयान करती हैं। अल्बर्ट कैमू की दो रचनाएं द स्ट्रेंजर एंड द प्लेग, ये भी इंसान की इरेशनल लाइफ और जो बिना कंट्रोल की लाइफ है उसको बयान करती है। सैमुअल बेके के एब्सर्ड प्ले वेटिंग फॉर गोडोट में भी एग्जिस्टेंशलिज्म की थीम देखने को मिलती है। इस प्ले में दो इंसान किसी सुनसान जगह पर किसी अनजान इंसान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं और जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो कब आएगा। और राइटर ने उन दो कैरेक्टर्स को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बिना किसी मीनिंग और पर्पज़ के पटक दिया है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान को इस दुनिया में बिना किसी पर्पज़ के पटक दिया गया हो। टॉम स्टॉपर्ड के एक ट्रेजी कॉमिक नॉवल है जिसका नाम रोसेनक्रेट्ज़ एंड गिल्डेस्टीन आर डेड। इसमें भी हमें एग्जिस्टेंशलिज्म की थीम देखने को मिलती है। सार्त्र की बीइंग एंड नथिंगनेस, नोजिया और नो एग्जिट इसी थीम पर लिखे गए हैं। लाइफ की एब्सर्डिटी और पॉइंटलेसनेस को दिखाने के लिए अल्बर्ट कैमू ने ग्रीक मिथ सिसिफस का इस्तेमाल किया। मिथ ऑफ सिसिफस में अल्बर्ट कैमू दिखाते हैं कि सिसिफस एक ऊंचे से पहाड़ पर एक बड़ा गोल सा पत्थर सरकार के पहले ऊपर ले जाता है, फिर वो लुढ़क के वापस नीचे आ जाता है, और वो इस तरह पूरी ज़िंदगी इसी में लगा रहता है। पर सिसिफस उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी में मीनिंग ढूंढ लेता है। फ्रेडरिक नीश भी यही कहते हैं कि लाइफ एब्सर्ड है, पर इसको एक्सेप्ट करो। उनके इस कॉन्सेप्ट को अमोर फाटी कहा जाता है, द लव ऑफ वंस फेट, यानी जो कुछ भी हुआ है उसका एक्सेप्टेंस। जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हाइडेगर की फ़िलोसफी एग्जिस्टेंशलिज्म वाली ही है, लेकिन वो खुद को इस टर्म तक सीमित नहीं करना चाहते और अवॉइड करते हैं कि खुद को इस दायरे में बांधें। हाइडेगर का मानना था कि हम अपनी लाइफ जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं, बस दूसरे की उम्मीदें और फियर हम पर हावी ना हो। वो कहते थे कि हमें मौत से डरने की बजाय मौत की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मौत का ख्याल हमें रहना चाहिए। मौत की सच्चाई को एक बार एक्सेप्ट कर लेने के बाद मौत के डर से हम मुक्त हो जाएंगे कि एक दिन मरना ही है। फिर हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे वो आज़ाद होकर करेंगे। किसी भी वक्त मौत की पॉसिबिलिटी को कबूल करके हम जीते हैं तो हम असली फ्रीडम के साथ जी सकते हैं।